वेलकम टू माइनिंग ह्यूमैनिटी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्यन माइग्रेशन एंड अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड। इसे कई लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या ये सही में हुआ था? हम इन सबको देखने वाले हैं। इसके क्या मिस्ट्रीज है, क्या इसमें क्वेश्चंस है, हम सब देखेंगे। मेरा नाम है अमन जौहरी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे। तो हम आर्यन माइग्रेशन पे जाए उससे पहले हमको देखना है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन ही हमें फोर्स करता है कि हम आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को लेके आए, है ना। क्या है वो कंपैरिजन? बेसिक सा कंपैरिजन है, हम देखते हैं। अगर हम बात करें इंडस वैली में, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की और ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की, हमने देखा था अपनी लास्ट वीडियोस में कि पहले आईवीसी आया और फिर ऋग्वेदिक एरा आया, है ना। एक 2600 से लेके 1900 बीसीई का टाइम है और एक ऋग्वेदिक जो 1500 से लेके 1000 बीसीई का टाइम है। तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, उसके बाद ऋग्वेदिक काल आया, है ना। तो पहले की इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही दुनिया आगे बढ़ती है, पहले कोई कुछ बनाता है फिर उसको आगे के लोग फॉलो करते हैं। पर हम क्या देखते हैं कि बात करें सेटलमेंट की, तो इंडस वैली में लोग रह रहे हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, है ना। यहाँ ऋग्वेदिक में यहाँ तो लोग गांव में रह रहे हैं, शहरों में रहना लोगों ने छोड़ दिया। लोग भूल गए शहर में कैसे रहते हैं। बात करें आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स यूज हो रही है, पकी हुई ईंटें जो आज इस्तेमाल होती है वो इंडस वैली में इस्तेमाल हो रही है, जो पहले आया। पर बाद में वैदिक समय में कोई बर्न्ड ब्रिक्स नहीं है, लोग मिट्टी के मकान बना के रह रहे हैं। लोग बर्न्ड ब्रिक्स बनाना भूल चुके हैं। ड्रेनेज एंड सैनिटेशन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। हमने देखा था कि पहले ड्रेनेज बन रहा है, फिर उसके बाद में रोड्स और घर प्लान किए जा रहे हैं। एकदम प्रॉपर 90 डिग्री में जो ड्रेनेज सिस्टम है, रोड्स है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जैसे किसी ने बहुत अच्छे से पहले प्लानिंग की हो फिर शहर को बनाया हो। यहाँ यहाँ तो शहर है ही नहीं, तो यहाँ तो प्रॉपर एक विलेज लाइफ है। रूडिमेंट्री सैनिटेशन है यहाँ पे, है ना। हमको कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है किसी भी प्लान्ड सिटी या कुछ का। एक विलेज लाइफ है यहाँ पे। यहाँ देखते हैं पॉटरी के लिए, तो हम देखते हैं पूरे के पूरे इंडस वैली में रेड एंड ब्लैक वेयर यूज हुआ। पर फिर एकदम से ये होना बंद हो गया और हमको फिर सिमेट्री एज कल्चर मिलता है, पेंटेड ग्रे वेयर मिलते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो वेयर कल्चर में इस चीज को देखा है। बात करें राइटिंग सिस्टम की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। पर ये पता है कि वहाँ पे एक भाषा थी, एक लिखने वाली भाषा थी। पर वहीं अगर हम बात करते हैं वैदिक काल में, तो वैदिक काल में तो बात हर चीज को ओरली आगे बढ़ाया गया है। जितनी भी ऋग्वेद की किताबें हैं, लिटरवेद की किताबें हैं, वो सब ओरली बोल बोल के आगे बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे तो भाषा थी, भले ही आज हम उसको पढ़ नहीं पाए, पर भाषा तो थी। यहाँ पे सील्स थे, टेबलेट्स थे। पर यहाँ पे जब भाषा ही नहीं है ऋग्वेदिक काल में, तो यहाँ कोई सील्स नहीं है, यहाँ कोई टेबलेट्स नहीं है। धर्म की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको ये नहीं पता कि धर्म का कौन सा था, क्योंकि हम उनकी भाषा ही नहीं पढ़ पाए। पर हम अंदाजा लगाते हैं कि वो नेचर वर्शिपर थे या कोई फर्टिलिटी कल्ट था। इजिप्शियन में भी हमको ऐसे ही देखने को मिला था, फर्टिलिटी कल्ट। अगर बात करें यहाँ वैदिक काल की, तो हमको पता है ऋग्वेद के देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, वहाँ पे बहुत सारे कर्म कांड है, रिचुअल्स है। बात करें बरियल की, है ना। अब बरियल क्यों? क्योंकि बरियल बताता है कि एक सोसाइटी की क्या थिंकिंग है, क्या काम कर रही है वो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंसान को सीधे गड़ाते थे जमीन के अंदर, नॉर्मल बरी होता था। पर वहीं अगर हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल की, तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले बॉडी को जलाएंगे, क्रीमेशन होगा, और उसके बाद उसकी एशेस को लेके एक मटके में भरेंगे और मटके को रखेंगे, गड़ाएंगे जमीन के अंदर। उसको बोलते थे अर्न बरियल। तो यहाँ पे क्रीमेशन कॉन्सेप्ट भी आ गया, अर्न बरियल आ गया। यही हम सिमेट्री एज कल्चर में देखते हैं, क्रीमेशन। और कंपेयर देखते हैं अपन, तो बात करते हैं मेटलर्जी की। तो यहाँ पे ब्रोंज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर होता था इस्तेमाल। पर यहाँ पे आयरन जो है, आयरन ने जगह ले ली सारी, लोहे ने। एग्रीकल्चर तो ऑन एंड ऑन बेसिक सेम ही रहता है। बात करें इकोनॉमी की, तो यहाँ पे होता था व्यापार मेसोपोटामिया से। हमको हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ पर धोलावीरा है, लोथल है, डॉकयार्ड्स जो है, डॉकयार्ड्स, वहाँ पे हमको मेसोपोटामिया के सील्स मिले हैं, राइट। पर बात करें वैदिक काल की, तो यहाँ पे तो बार्टर इकोनॉमी है। यहाँ पे कोई कॉइन वॉइन का सिस्टम या सील मिल का सिस्टम है ही नहीं, है ना। ये सब चरवाहे हैं।
तो यहाँ मेसोपोटामिया से व्यापार ये सब खत्म, भूल जाओ। बात करें लैंग्वेज की, मैंने बताया कि इनके पास भाषा थी, है ना, इनके पास भाषा थी। हम डिसाइफर नहीं कर पाए पर भाषा थी। यहाँ पे यहाँ पे तो सब कुछ ओरली किया गया है। ये पता है कि संस्कृत थी यहाँ पे, पर संस्कृत लिखने वाली नहीं, बोलने वाली थी बस। ये संस्कृत जानते थे बोलना, लिखने के लिए इनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, है ना। और कल्चरल माइग्रेशन की बात करते तो हमको पता ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो रहती थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। आईवीसी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आज का जो पाकिस्तान है या हमारा पंजाब है, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात का पार्ट, जो हमारा दिल्ली हरियाणा है, ये पूरा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ये वहाँ रहा करते थे। पर ये माइग्रेट किए। अगर बताऊँ तो 2500 जो मेच्योर फेस है 1800 बीसी तक रहे। उसके बाद ये माइग्रेट किए अराउंड 1600 बीसी के आसपास। महाराष्ट्र में साइट है दाइमाबाद, वहां पे हमको सेम टाइप के बीड्स, सील्स, कुछ पॉटरीज मिलती है। इसका मतलब ये इतने ऊपर से महाराष्ट्र तक माइग्रेट किए। और फिर बाद में हमको क्या मिलता है, जो आज चल रहा है एक्सकवेशन, कीलाड़ी या कीजाड़ी। ये कीलाड़ी और कीजाड़ी क्या है, ये तमिलनाडु में वाइगाई नदी के पास एक सिविलाइजेशन हमको मिली है। और वो सिविलाइजेशन क्या है, बहुत हमको रिफ्लेक्ट करे कि वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते थे ईंटें, बर्न्ट ब्रिक्स, उनके प्रॉपर घर, प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में कटी हुई रोड्स, चैनल्स, है ना, सीवेज के, वो सब इसमें मिल रहा है। हमको पॉटरी भी लगभग लगभग वैसी ही मिल रही है, बल्कि उन पे जो डिजाइन्स है ना, वो डिजाइन्स भी काइंड ऑफ सिमिलर है जो हमको मिलती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बस टाइम पीरियड का अलग है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड ये थी, उसके बाद दयाबाद का टाइम पीरियड ये था, और अभी किलाड़ी में हमको एटलीस्ट हम पहुंच चुके हैं 600 बीसी तक। जो आर्कोलॉजिस्ट है वो ये तक बता रहे हैं कि 600 बीसी नहीं, ये आराम से जाएगा 1000 बीसी तक। इतना पुराना जाएगा, तो अभी तो हम 600 तक पहुंचे ही है। तो आप सोचो कि कैसे नॉर्थ इंडिया से माइग्रेट करते हुए करते 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 साउथ इंडिया, तमिलनाडु तक ये लोग आए। ये लोग क्यों आए, कोई कारण होगा। सब अपने बड़े बड़े शहरों को छोड़ के आए। तो कारण क्या था, मतलब कोई आया होगा बाहर से। क्योंकि जब हम देखते हैं ऋग्वेदिक काल, तो जो लोकेशन थी इनकी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली, उसके बाद उसको पूरा ओवरटेक कर लेते हैं वैदिक पीपल। पर वो शहरों में नहीं रहते, वो रहते हैं गाँव में। क्योंकि उनको शहर की लाइफ, सिटी लाइफ की उनको शायद हैबिट नहीं है। अभी वो एक पास्टरल या एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं वो। ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं एक सीक्वेंस वाइज की, तो ये हमारा नंबर लाइन का 0 है, और ये है 2025 जिसमें हम रह रहे हैं। बात करें इंडस वैली की, तो ये 2800 बीसी, जो कि इंडस वैली का मैच्योर फेज है। 1800 बीसी, यहाँ पे हम देखते हैं कि हड़प्पा का एंड हो गया। 1500 में, और 1500 से लेके 1000 के बीच में हम मानते हैं कि हमारा ये ऋग्वेदिक का एरा है। और 1000 से 5000 में हम मानते हैं कि लेटर वैदिक का एरा है ये, है ना। और इस समय पे क्या हुआ था, 1500 में कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद को बनाया गया, लिखा नहीं गया, बनाया गया। कैसे बनाया गया, बोल बोल के बनाया गया। तो बोल बोल के बनाया तो लिखा कब गया, तो हमको सबसे पुराने रिटन एविडेंस कब मिलते हैं, 1200 में, अराउंड आज से 800 साढ़े 800 साल पहले, है ना। फर्स्ट रिटन वैदिक टेक्स्ट, ये दिखने में कुछ ऐसे है। अब ये फर्स्ट रिटन वैदिक टेक्स्ट जो है, ये किस भाषा में लिखे हैं, आपको दिख सकते हैं। ये भाषा है संस्कृत, संस्कृत भाषा है। और जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, वो है देवनागरी। तो हमको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई संस्कृत हमको पहली बार ओल्डेस्ट फॉर्म में अराउंड 1200 कॉमन एरा में मिलती है, आज से 850 साल पहले। तो उससे पहले क्या संस्कृत नहीं थी, उससे पहले संस्कृत थी। पर हमको उससे पहले जो भी लिखी हुई मिली, वो किस भाषा में मिली, वो हमको मिली ब्राह्मी में, वो हमको मिली ब्राह्मी भाषा में। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, भाषा संस्कृत होगी, स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, है ना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिली, ना कि देवनागरी में। और जब देवनागरी में नहीं मिली, तो क्या कारण था, क्योंकि जितने भी हमारे वेद हैं चार, उनको बोल बोल के, उनको ओरली आगे बढ़ाया गया।
है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है श्रुति और स्मृति का। जैसे एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। स्मृति, श्रुति मतलब एक गुरु है, गुरु अपने मुंह से वेदों के मंत्र को बोल रहा है ना, उच्चारण कर रहा है। स्मृति मतलब उसके जो शिष्य बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, अपनी स्मृति में ले रहे हैं। तो श्रुति और स्मृति के थ्रू चीजों को आगे बढ़ाएंगे, उनको याद करेंगे बोल बोल के। 4 किताबें हैं, 4 किताबों में 1000 से ऊपर पेजेस होंगे, उसमें लाखों उसमें मंत्र है। तो इतने सारे मंत्रों को बोल बोल के इतने लंबे समय तक याद करना, उसको आगे बढ़ाना, ये भी एक बहुत कमाल की बात थी, सरप्राइज था। पर ऐसा ही हुआ, लिखा नहीं गया, है ना। याद रखना, लिखा नहीं गया वेदों को, बोल बोल के आगे बढ़ाया गया। लिखा तो बहुत बाद में गया, क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, संस्कृत स्क्रिप्ट जो, सॉरी, देवनागरी स्क्रिप्ट जो थी वो बहुत बाद में बनी है। तो ये एक ओरली ट्रांसमिटेड नॉलेज थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, लैंग्वेज थी संस्कृत। अब हम फिर से आते हैं अपने इस क्रोनोलॉजिकल चार्ट पे। हमने ये देखा कि पहली रिटर्न जो वैदिक टेक्स्ट थी हमको मिलती है 1200 में, जिसमें भाषा होगी संस्कृत और स्क्रिप्ट होगी देवनागरी। उससे पहले की बात करते हैं तो 700 में हमको पता चलता है कि एक सेंट आए हैं, आदि शंकराचार्य, जो वेदों को प्रमोट कर रहे हैं, दुनिया का सारा सार बता रहे हैं वेदों में है। और ये कॉन्सेप्ट लाते हैं अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद मतलब भगवान और उसकी बनाई हुई दुनिया, इसमें द्वैत नहीं है, ये दो नहीं है, ये एक है, ये अद्वैत है ना। इस तरह के कॉन्सेप्ट लाते हैं, वेदों को प्रचार करते हैं। पर उन तक वेद पहुंचे कैसे? उन तक वेद पहुंचे बोल बोल के, ओरली। आप ये देखिए, ऋग्वेद कंपोजिशन यहाँ हो रहा है ना, ऋग्वेद लिटर वेद। तो यहाँ से आदि शंकराचार्य कितना समय है? ये बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा, है ना, 2500 साल का। 2500 साल तक कंपोजिशन से लेके आदि शंकराचार्य तक वेद पहुंच रहे हैं बोल बोल के। आप समझिए कितनी कमाल की बात है ना। पर रिटर्न नहीं किया गया, क्योंकि रिटर्न की देवनागरी स्क्रिप्ट काफी बाद में आई, है ना। तो क्या इससे पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं आई? स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी। और हमको ये दिखता है कि वेद तो नहीं, पर संस्कृत जो भाषा लिखी गई वो लिखी गई ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, है ना। हमको ओल्डेस्ट कहाँ मिलता है? तो 150 के अराउंड एक जूनागढ़ में रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन का, है ना, हमको वहां मिलता है। तो ओल्डेस्ट रिटर्न एविडेंस ऑफ संस्कृत, तो ये है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो लैंग्वेज है ये कौन सी है? ये है संस्कृत। पर ये देवनागरी में नहीं लिखी, ये इसकी स्क्रिप्ट क्या है ना, इसकी लिपि क्या है? ये है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी में लिखी गई है, क्योंकि पहले चलती थी भारत में ब्राह्मी, पाली, है ना, ये सब लिखते थे ब्राह्मी में। तो चाहे पाली हो प्राकृत हो, सबको लिखते थे हम ब्राह्मी में। तो आप समझिए, मतलब जैसे मैं बताऊं, जैसे ये मेरा नाम है, इसको मैं दो तरीके से लिख रहा हूँ, अमन और अमन। तो ये क्या है? ये लैटिन है, लैटिन स्क्रिप्ट। और ये कौन सी स्क्रिप्ट है? ये है देवनागरी। तो नाम तो सेम है ना, मतलब भी सेम होगा, पर एक होगा लैटिन में, एक होगा देवनागरी में। तो ये जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे शायद को दिख नहीं रहा होगा इमेज में, क्योंकि पत्थर पे क्या लिखा है वो इमेज में क्लियर आएगा नहीं। तो इसकी लैंग्वेज जो थी वो थी संस्कृत, पर जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी, राइट। तो हमने क्या देखा कि ओल्डेस्ट रिटन फॉर्म ऑफ संस्कृत इस टाइम पे थी। फिर हम देखते हैं कि ओल्डेस्ट रिटर्न कोई भी लैंग्वेज इंडिया में कब आई? तो हम देखते हैं 250 बीसी में, जब अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था और अपने पूरे इंडिया में अपने पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स को फैला रहा था। उस समय हम देखते हैं कि ओल्डेस्ट रिटर्न स्क्रिप्ट हमको मिलती है, क्योंकि पत्थरों पर लिखी थी तो सर्वाइव कर गई। उससे पहले भी होगी, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाई। तो हमको जो मिलता है सर्वाइव वाली ओल्डेस्ट रिटर्न लैंग्वेज इन इंडिया, वो मिलती है हमको ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि अशोक के द्वारा लिखी गई थी। ओल्डेस्ट संस्कृत हमको जो मिलती है लिखी हुई, वो मिलती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, जो कि रुद्र रामन ने लिखाई थी। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, है ना, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र रामन हमको ओल्डेस्ट रिटर्न संस्कृत मिलती है। अब सवाल मेरा ये है, ये आप सबका होगा, कि जब हमको वेद मिले लिखे हुए यहाँ पे, हमको पता है कि वेद
लिखे हुए यहाँ में इसका मतलब ये नहीं कि वेद यहीं पे लिखे गए हो, उससे पुराने होंगे। क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य यहाँ पे उसका प्रचार कर रहे हैं। आप समझिए मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, समझिए कि हमको ये पता है कि हमको सबसे पुराने लिखे हुए वैदिक किताबें हमको मिली 1200 में। पर हमको ये पता है कि 1200 में उसको वेदों को बनाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही आदि शंकराचार्य उसको प्रमोट कर रहे थे। मतलब वेद उसके भी पुराने होंगे, राइट? पर कितने पुराने होंगे? हम कैसे यहाँ तक पहुंच रहे हैं? हम कैसे बोल रहे हैं कि आदि शंकराचार्य से भी 2500 साल या उससे ज्यादा वेद पुराने हैं? हम कैसे इन डेट्स पे पहुंच रहे हैं? हो सकता है कि वेद कहीं यहाँ बने हो, कहीं पे यहाँ पे बने हो, या कहीं पे यहाँ पे बने हो सकता है ना। तो हम कैसे यहाँ पे आ रहे हैं कि ये समय होगा ऋग्वेद का, या ये समय होगा यजुर्वेद का? हम इस समय तक कैसे पहुंच रहे हैं? तो इस समय तक पहुंचने के लिए ही हम स्टडी करते हैं, सोचते हैं कि कहाँ कैसे आया। तो हमको फिर कुछ मिलते हैं एविडेंसेस। जब हम दुनिया को देखते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर से देखते हैं, हमको कुछ मिलते हैं एविडेंसेस, राइट? तो अब ये जैसे ये बुद्धा का काल है, एज ऑफ बुद्धा 500 बीसी। तो हो सकता है कि हमारा जो वैदिक वेद बने, हो सकता है कि बुद्धा के बाद बने या और बाद में बने। तो हम कैसे उस टाइम पे पहुंच पाए कि हम आज बोल पा रहे हैं कि हाँ पक्का वेद उसी समय पे है? भाई जब भाषा, लिखी भाषा इतनी लेट मिल रही है, तो हम उस टाइम की कैसे बात कर सकते हैं? तो हम क्यों करते हैं बात? क्योंकि हम बात, हमें को मिलता है मितानी। ये है मितानी, किंगडम ऑफ मितानी, देख सकते हैं आप, है ना? इसके बगल में एक दिख रहा होगा किंगडम हिटाइट्स, हिटाइट्स। तो ये हिटाइट्स है, उसके बगल में मितानी। अब मितानी क्या है? आपने पहली बार सुना होगा कि कहाँ से आ गया मितानी। तो मैं बता दूं, ये एक सिविलाइजेशन थी जो कि अरब में थी, अराउंड 1500 बीसीई के आसपास, अरब में। मैं आपको दिखाता हूँ मैप, कि मैप में एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो ये है इंडिया का एक मैप, इंडिया जिसमें आपको एशिया भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो है हमारा इंडिया, पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सीरिया, इराक या टर्की दिख रहा होगा। तो ये टर्की, सीरिया, इराक और ईरान की जो बॉर्डर है ना, इतने दूर, यहाँ पे है वो किंगडम मितानी। हम इनकी क्यों बात कर रहे थे, दूर किंगडम की? भाई क्या कारण है इतने दूर की बात करना? क्योंकि जो ये किंगडम मितानी है, हमको यहाँ पे कुछ मिला, कुछ ऐसी चीज जो लिंक कर रही है वेदों से। अच्छा, ये किंगडम मितानी है, मितानियों की भाषा है हुरियन, हुरियन। तो इनकी तो एकदम अलग ही भाषा है ना मितानी। जो इनका लोकेशन है वो भी बहुत दूर है भारत से, पर इनमें कुछ चीज है जो एकदम अलग है ना। जैसे मैं बताऊं कि ये फिर से एक मैप है, मितानी है। अब मितानी कौन थे? मितानी एक डायनेस्टी थी नॉर्थ मेसोपोटामिया की, जो कि आज का सीरिया, इराक, टर्की बॉर्डर की जो एरिया है वहां पे थी ये। और इनकी भाषा थी हुरियन, मैंने आपको बताया, है ना, हुरियन भाषा थी। पर कुछ मितानी राजाओं के नाम, जैसे पुरुषा या सुबंधु, भी सुबंधु या पुरुष, है ना, ये नाम कुछ ना कुछ देसी लग रहे हैं। तो हमने देखा कि यार ऐसा क्यों है कि इतने दूर है पर इस सुबंधु नाम क्यों मिल रहा है? हो सकता है तुक्का हो, है ना, हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब इनके बगल वाले देश हिताइत के साथ जब इनकी एक संधि होती है, तो संधि में हमको बहुत कुछ मिलता है। जैसे मैं बताऊं, ये फिर वही मैप, ये मितानी है, और मितानी के बगल में ये हिटाइट्स, ये हिटाइट्स है, ये थोड़ा बड़ा किंगडम था। और पहले मितानी इसके अंडर आते थे, फिर बाद में मितानी ने खुद को बाद में इंडिपेंडेंट किया। तो इनके बीच में एक संधि होती है ना। मैं आपको हिटाइट का एक और दिखाता हूँ मैप। तो ये है हिटाइट एम्पायर। आज का जो टर्की है, जिसको अब तुर्की बोलते हैं, वो लोकेशन थी इसकी। इसको हम एनातोलिया पेनिनसुला ही बोलते हैं। और इसको इसके बगल में देख सकते हैं लिखा हुआ है मितानी। तो मितानी था पहले, इसके अंडर था, इसका वासल था, बाद में इंडिपेंडेंट हो गया, राइट? तो मितानी हिटाइट ट्रीटी, जो कि 380 बीसी के आसपास हुई थी, जिसमें मितानी किंग कोई थे, एक हिटाइट किंग भी थे, बड़ा लंबा सा नाम है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इनको नाम रटना है, याद करना। यहाँ पे हमको जिनकी संधि हुई ना, संधि में हमको क्या दिखता है? हमको दिखता है लिखा हुआ मित्र, वरुण, इंद्र, नसत्य, जिसको अश्विन बोलते हैं। अब ये तो वैदिक गॉड्स है। अब वैदिक गॉड्स जो कि ऋग्वेद में मेंशन है, ये इतने दूर हमको मिल रहे हैं। साथ में इनके जो राजा थे, सुबंधु या पुरुष,
तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इनका लिंकेज है वैदिक काल से। और इनका टाइमलाइन क्या है, 1380 BC। तो हम एटलीस्ट ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 1400 BC के आसपास जो था, ये ऋग्वैदिक काल तो होना ही चाहिए, राइट? तभी तो भगवान वहां तक आ रहे हैं। तो जब आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हम बोलते हैं कि भाई रिटर्न स्क्रिप्ट हमको इतने बाद में मिली, तो हम कैसे बोले कि वैदिक का काल इतना पुराना है या वो समय आ गया? क्योंकि हमको ये मितानी मिल जाती है, और मितानी मिलती है तो समझ में हमको ये आता है कि एटलीस्ट इनकी किताबों में जो लिखा हुआ है ना, ये मित्र वरुण इंद्र न सत्य, तो एटलीस्ट वहां तक तो वेद होंगे ही होंगे। क्या पता उसके पुराने भी हो, क्या पता उसके भी 1000 साल 2000 3000 पुराने हो। पर एटलीस्ट यहाँ पे तो हमको एक पॉइंट मिला कि हमको यहाँ पे एविडेंस मिला कि क्या पता इस समय बना हो, नया नया बना हो, तो इन्होंने इनका यूज किया हो, है ना? तो ये कोई ईरान के डेटी या ईरान के भगवान नहीं थे, ये तो वैदिक इंडो आर्यन गॉड्स थे। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही भगवान अपीयर होते हैं ऋग्वेद में। और मितानी का जो इंस्क्रिप्शन है, ये प्रूव देता है कि इंडो आर्यन स्पीकर्स वर प्रेजेंट इन वेस्ट एशिया बाय 1500 से लेके 1400 BCE। मतलब इंडो आर्यन जो स्पीकर्स थे, जो अपने संस्कृत भाषा बोलने वाले या ऋग्वेद के काल के जो बोलने वाले जो लोग थे, वो इस समय वेस्ट एशिया में मौजूद थे। तभी तो उनके ट्रिटी में ये चीज आई, है ना? मतलब ऋग्वेदिक ट्रेडिशन मस्ट हैव ऑलरेडी एग्जिस्टेड और बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बाय दिस टाइम और अर्लियर, है ना? मतलब आप समझो कि अभी हमने क्या देखा था, कि हम कैसे उस टाइम तक आज आ रहे हैं। हमने बोला कि भाई इंडस स्क्रिप्ट जो है, हमको लिखावट में वैदिक टेक्स्ट हमको कब मिलते हैं? हमको मिलते हैं 1200 कॉमन एरा में। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वेद कितने पुराने होंगे? हमको पता है कि एटलीस्ट 700 में तो शंकराचार्य ने आए थे, तो वेदों को प्रमोट किया। पर शंकराचार्य से वेद कितने पुराने होंगे? क्या पता बुद्ध के बाद आए हो। पर नहीं, हमको जब ये मिलता है, समझ में आता है कि नहीं, वेद तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। वो भी कहाँ पे? वेस्ट एशिया में। तो अच्छा, साथ में हमको वही मितानी में एक मिलती है किकुलीज हॉर्स मैनुअल, है ना? इसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, किकुलीज हॉर्स मैनुअल। इस हॉर्स मैनुअल में कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे एक, तेरा, पंजा, सत्ता, नवा, वर्तना, है ना? एक मतलब वन, ट्राई मतलब थ्री, पंच मतलब पांच, सप्त सेवन, नवा नाइन। तो इस तरह से ये तो बहुत हमारे हिंदी के शब्द हमको लगते हैं ना, राइट? एक दो तीन, पंच सप्त नव। तो हमको ये समझ में आता है कि नहीं, वहां पे ये कहीं ना कहीं ये भाषा इस्तेमाल हो रही थी। या हो सकता है कि ये भाषा में सिमिलरिटीज हो। आपने सुना होगा कि कई सारे हमारे हिंदी के शब्द इंग्लिश के शब्द से मिलते हैं। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं नाम, इंग्लिश में लिखते हैं नेम। लग रहा है नाम नेम सिमिलर है ना? इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे फिनलैंड, फिनलैंड कितना दूर है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, है ना? यहाँ फिनलैंड जैसे हम लिखते हैं 100, तो संस्कृत में है वो सत। तो फिनलैंड में भी 100 को सत बोलते हैं, फिनिश भाषा में। तो आप समझिए कि यूरोप की भाषा में हमको मिली क्या सिमिलरिटीज। और फिर जब हमने पढ़ा इन मितानियों को, तो हमको देखा कि यार ये तो सिमिलरिटी थोड़ी बहुत नहीं, तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। अरब में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज भाषा में कैसे आई? कोई तो कारण होगा, है ना? आप ये मैप देखिए कि यहाँ पे, इस मैप में ये है, यहाँ कहीं पे फिनलैंड है ना? और इंग्लैंड तो इस मैप में दिख नहीं रहा, बहुत दूर है। हमको मितानी मिलता है यहाँ पे, मितानी किंगडम्स यहाँ पे। तो आप सोचिए कि किंगडम मिल रहा है यहाँ पे, वो सिमिलर है उस भाषा से जो मिल रहा है हमको यहाँ पे इंडस ऋग्वेदिक में। ऋग्वेदिक काल यहाँ पे था, लेटर वैदिक काल थोड़ा अंदर अंदर शिफ्ट होता है ना? क्योंकि यहाँ पे बहती थी पहले एक नदी, इसको बोलते सरस्वती। तो सरस्वती नदी पे ऋग्वेद बना है, तो ऋग्वेद का एरिया ये होगा। बाद में लेटर वेद जो है वो गंगा पे बना है, तो लेटर वैदिक लोग थोड़े अंदर शिफ्ट हो गए थे। पर आप समझिए कि वेद बने हैं यहाँ पे, और उन वेदों की भाषा हमको मिल रही है इतने दूर, इतना डिस्टेंस। क्या कारण था? तो इन्हीं चीजों को देखते हुए और दुनिया के इतने सारे देशों में भाषा की सिमिलरिटी को देखते हुए एक थ्योरी आती है
जिसको बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसको आज लोग आर्यन इन्वेजन नहीं बोलते, आर्यन माइग्रेशन बोलते हैं, है ना। ये इन्वेड नहीं किए ये माइग्रेट किए, धीरे 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 ये माइग्रेट किए, ये आगे बढ़े, इन्वेड नहीं किए। अब माइग्रेट किए तो कहाँ से माइग्रेट किए? तो लोग कहते हैं कि रशिया के साउथ में, लोग मतलब रिसर्चर्स, रशिया के साउथ में यहाँ पे है कॉकेसस के पहाड़, यहीं पे स्टेपेस बोलते हैं, स्टेपे, स्टेपे मतलब बड़े बड़े ऊंची घास के मैदान जहाँ पर घोड़े होते हैं, है ना। बता दूं, इंडिया में कभी आपको जंगल में मिलेंगे घोड़े? नहीं मिलेंगे। किसी भी जंगल में आपको इंडिया में घोड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडिया के घोड़े है ही नहीं। घोड़े सारे बाहर से आए, और इंडिया में लोग घोड़ों पे नहीं, भैंसों और बैलों पे बैठते थे, सवारी करते थे। आपने देखा होगा कि यमराज भैंस पे आता है, या शिव बैठे हैं एक बैल पे, नंदी। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो हमारे यहाँ घोड़े नहीं थे, घोड़े बाहर से आए। और घोड़े कहाँ होते हैं? स्टेपे में, घास के मैदान में, बड़े बड़े घास के मैदान जो स्टेपे है। तो आर्यन इन्वेशन थ्योरी ये बोलती है कि जो स्टेपे है ना, स्टेपे लैंड, यहीं से लोग निकले, कुछ यूरोप की तरफ गए, कुछ यहाँ पे आए, कुछ यहाँ पे आके मितानी बनाया, मितानी किंगडम यहाँ पे, है ना। कुछ यहीं से नीचे गए, ईरान में गए, और फिर एक ब्रांच ऐसी इंडिया में आई। तो ये स्टेपे लोग, स्टेपे लैंड के लोग थे, और इसको हम बोलते हैं एंड्रोनोवो कल्चर या बीएमएसी कल्चर। और वो लोग फिर भारत में आते हैं, और वो लोग वैदिक काल शुरू करते हैं। क्यों आ रहे हैं भारत में लोग? उसका भी रीजन देते हैं कि उस इलाके में बहुत ठंड पड़ने लगी, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो इन लोगों ने खुद को माइग्रेट किया। और जब ये माइग्रेट करके भारत में आते हैं, तो इनके लोकल लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चालू होती है। और कॉन्फ्लिक्ट की कहानियां भी हमको ऐसा हिस्टोरियन बताते हैं कि हो सकता है कि वो जो जानवर लेके आए, जो कैटल्स, ढेर सारी गायें, भैंसे, या जो भी कैटल्स थे लेके आए, वो इंडिया का वेदर, इंडिया के गर्मी को सह नहीं पाए, और ना सहने की वजह से वो मरना चालू हो गए। तो फिर जो ये लोग इतने दूर से आए थे, आर्यन लोग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोकल जो लोग थे उनके एनिमल्स को लेना चालू कर दिया। अब लेंगे तो लड़ाई तो होगी। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है मैप, ये है एंड्रोनोवो रीजन। और इसको जब भी हम पढ़ेंगे ना, आर्यन को, आर्यन माइग्रेशन को, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीएमएसी को, है ना। ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, और बीएमएसी का मतलब बैक्टीरिया मार्जिनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। तो ये बोलते हैं कि यहाँ से, इस बीएमएसी से आर्यन जो है, कुछ गए ईरान की तरफ, कुछ गए इंडिया की तरफ। शब्द है ना ईरान, ईरान शब्द भी आर्यन से बना है ना। तो कुछ लोग गए इंडिया की तरफ, और कुछ गए ईरान की तरफ। तो जैसे ये है बीएमएसी, कुछ गए ईरान की तरफ, कुछ गए इंडिया की तरफ। अब ये जो थे ना बीएमएसी के लोग, ये थे फायर वर्शिपर, करते थे आग की पूजा, फायर वर्शिपर। तो ईरान में जाके धर्म बनाएंगे जोरोस्ट्रियनिज्म, जिसकी किताब होगी जैन व्यवस्था। धर्म बनेगा जोरोस्ट्रियनिज्म, किताब हुई जैन व्यवस्था, जिसमें आग की पूजा कर रहे हैं। पारसी लोग पूजा करते हैं ना आग की। और वहीं इंडिया में बनेंगी वैदिक किताबें। वेदी, वेदी का मतलब भी होता है हवन कुंड, और हवन कुंड में पूजा करेंगे। तो सेम कल्चर, राइट। तो यहाँ बनता है जैन व्यवस्था, यहाँ बनेंगे ऋग्वेद, और आएंगे कहाँ से? बीएमएसी से। पर क्या ये बात सच है या तुक्का है? तो ये हमें पता चलता है जब हम पढ़ते हैं जैन व्यवस्था को। अब जैन व्यवस्था जो है, इतनी पुरानी चीज है, तो हमको कैसे मिली? तो एक होता था एम्पायर, अखामेनिद एम्पायर। जब भारत में थे बुद्ध और महावीर, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना था अखामेनिद एम्पायर। जैसे आपने मूवी देखोगे ना 300, 300 में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है मैप, ये मैप है अखामेनिद एम्पायर का। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर था एंशियंट हिस्ट्री का। इसके बाद फिर सीधे अलेक्जेंडर द ग्रेट का मैसेडोनियन एम्पायर ही होता है जो इससे बड़ा होता है। तो ये काफी बड़ा एम्पायर था, देख सकते हैं इसका स्प्रेड। ये इसकी बाउंड्री इंडिया तक टच कर रही है, बल्कि इंडिया का ये पार्ट भी कब्जा कर चुके थे ये। तो काफी बड़ा एम्पायर था। और ये एम्पायर लिखता था किसमें? पत्थरों पे,
इसने बड़े बड़े पत्थरों के पिलर एडिक्ट्स बनाए हैं। उसी पिलर एडिक्ट्स को बाद में अशोक ने, उनसे इंस्पिरेशन लेके इंडिया में उन्होंने, अशोक ने काम किया। और ये पत्थरों पे लिखते थे, अखामेनिड्स, है ना। इनका धर्म था ज़ोरास्ट्रियनिज्म। उनकी धार्मिक किताब जो थी वो थी ज़ैंद अवेस्ता, जिसमें अवेस्तन लैंग्वेज लिखी हुई थी, अवेस्तन स्क्रिप्ट। तो हम देखेंगे वो क्या है। तो ये है आपके सामने अखामेनिड एम्पायर के कुछ स्क्रिप्ट जो इन्होंने पत्थरों पे लिखवाए थे। और ऐसे हमको ढेर सारे मिलते हैं। और जो उनकी धार्मिक किताब है ज़ैंद अवेस्ता, वो भी हमको कई सारे मिलते हैं। और उनकी जो धार्मिक किताब है ना ज़ैंद अवेस्ता, उसमें कई सारे वर्ड एकदम सेम है जो हमारे ऋग्वेदिक काल में हमको सुनाई देते हैं। इतने ज्यादा सेम है कि हम उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं सिस्टर लैंग्वेज, सिस्टर लैंग्वेजेस। कौन कौन सी है? एक है ज़ैंद अवेस्ता, है ना, या फिर हम उसको बोल सकते हैं अवेस्तन, अवेस्तन। और दूसरी ऋग्वेदिक, है ना। इसमें बहुत सिमिलरिटीज है, इतनी सिमिलरिटीज की क्या बताऊं। तो जो मैंने बताया ना, सिमिलरिटीज मिलने से क्या समझ में आता है हमको कि कैसे ईरान, मैंने बताया ना कि कैसे बीएमएसी, कि रशिया के साउथ में एंड्रोनोवो, उसके साउथ में बीएमएसी रीजन, बीएमएसी से कुछ ग्रुप जाएगा ईरान में, और एक ग्रुप जाएगा इंडिया में। ईरान में भी फायर वर्शिप करेंगे, इंडिया में भी हवन कुंड में पूजा करेंगे, सेम। और इन दोनों की जो भाषाएं हैं बहुत सिमिलर है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप तब समझ में आएगा आपको। तो ये देखिए, इसमें दिखा है कुछ कंपैरिजन। ये है ऋग्वेद की संस्कृत, और ये ओल्ड अवेस्तन, है ना, जो ईरान में अखेमनिद एम्पायर का है। जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रा, तो इसमें लिखा है मिठरा, है ना। इसमें अग्नि है तो अतर है। फिर जब बात करें सोमा, हमारे यहाँ सोम रस था, है ना, वाइन बनती थी सोम रस। तो यहाँ सोमा है तो वहाँ पे होमा है, सोमा होमा। यहाँ पे जो सेक्रीफाइस है, यज्ञ, उसको यस्न बोला हुआ है। होत्र को हौतर बोला है। जैसे ये दिखाऊं, फायर को अग्नि है तो अतर है, पानी को अपास है तो अपा है, वायु व्यू। फिर बात करें कुछ और कॉमन की, तो जैसे फादर है तो पितर को पितरी बोला है, मातृ को मटर बोला है, भ्रातृ को भ्रातर बोला है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, इतने सारे सिमिलरिटीज। जैसे नेम, तो अपन ऋग्वेद में देखा है नाम, नामा, और यहाँ पे नमन। तो आप देखिए सिमिलरिटीज इतनी ज्यादा सिमिलर है। ये देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 5 7, तो एक को एवा, दुआ दुआ, ट्राई थ्राई, पंचा पंचा, सप्ताह हफ्ता। सा को हा लिखा रहे हर जगह। जैसे आपने लिखा था सोम रस को सोम को होमा लिखा था, है ना। ट्रुथ को हम बोलते सत्य, सत्य मतलब ट्रुथ, सत्य। तो यहाँ पे सा को हा, हैथ्य। लाइफ को असु, असु। सूची को यहाँ पे फिर से एच आ गया, राइट। यहाँ पे बात करें विजडम की, तो विद या विदा, है ना, बोलते हैं ना विद्या, विद। तो विद है तो विदा है। स्पीच को वाक है, तो यहाँ पे भी वाक है। तो अब देखिए सिमिलरिटीज। ये देखिए, हाउस को ग्रा, तो कुछ ग्रामा लिखा हुआ है। फिर इस तरह से आप देखिए, जैसे आई एम को अश्मी, तो अहमी। फिर उसी तरह से तो आप देखो कितनी सिमिलरिटीज है, कितनी सिमिलरिटीज है ऋग्वेद में और जो ईरान की जैन व्यवस्था है। सिमिलरिटीज क्यों है? क्योंकि ये सब एक ही भाषा से जन्मी है। वो भाषा कौन सी है? वो है प्रोटो इंडो यूरोपियन। तो ये है चार्ट प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का। ये भाषा जो कि रशिया के साउथ में जो स्टेपे रीजन है, यूराल का, वहां से ये भाषा निकली। और एक कई सारी अलग अलग भाषा में टूटी, जैसे इंडो ईरानियन, हेलेनिक, सेल्टिक, इटैलिक, बाल्टो स्लाविक, जर्मेनिक। वहीं इंडो ईरानियंस की बात करें तो टूटी दो भाषा में, इंडिक में और ईरानियन में। इंडिक की बात करें तो इंडिक क्या है? इंडिक में हम लोकल लैंग्वेज की बात करेंगे, प्राकृत, पाली, है ना, उसमें से निकलती संस्कृत, बाद में हिंदी, उर्दू, गुजराती, बंगाली बनेगी। बात करें ईरानियन की तो अवेस्तन, ओल्ड पर्शियन, मिडिल पर्शियन, फारसी, कुर्दिश। इसकी बात करें हेलेनिक की, तो हेलेनिक से निकली ग्रीक, सेल्टिक से निकली आयरिश, स्कॉटिश, इटैलिक से निकली लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्तुगल, इटालियन, बाल्टो स्लाविक,
पोलिश, सर्बो क्रोएशियन, रशियन, यूक्रेनियन, जर्मनिक से नॉर्थ जर्मनिक, वेस्ट जर्मनिक, नॉर्थ स्वीडिश। बहुत ही बड़ा टेबल है, मैंने तो बहुत इसको छोटा किया हुआ है ना, इतना बड़ा चार्ट है, क्या बताऊं लैंग्वेजेस का। तो ये सब लैंग्वेज सेम थी, एक ही जगह से निकली है ना, इसमें सिमिलरिटीज थी। तो इंडिया में हम बात करें जब लैंग्वेज की ना, तो हम बात करते हैं दो लैंग्वेज की। एक होती है हमारी आर्यन लैंग्वेज, और दूसरी होती है हमारी द्रविडियन लैंग्वेज। आर्यन में बात करें तो हम उसमें यूजुअली यूज करते हैं देवनागरी, है ना, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, का खा गा, का खा गा, तो लिखते हैं हम हिंदी में। तो यही हम चाहे महाराष्ट्र चले जाए, चाहे गुजरात चले जाए, चाहे बंगाल चले जाए, सब में ये चीज, ये शब्द कॉमन है, ये सब एक ही भाषा से आए हैं। पर वहीं बात करें द्रविडियन की, उनकी एकदम स्क्रिप्ट ही अलग है। तमिल, मलयालम, कन्नड़, है ना, तेलुगु, तो इन सब की एक अलग स्क्रिप्ट है। और हमारे बाकी आर्यन की स्क्रिप्ट एकदम अलग है। और हम ऐसा क्यों बोलते हैं अलग अलग स्क्रिप्ट है? सिर्फ स्क्रिप्ट अलग है क्या? नहीं, आप देखिए कलर भी अलग है। आर्यंस का कलर अलग है, द्रविडियंस का कलर अलग है, उनका खान पीन, उनका कल्चर, सब कुछ अलग है। अलग क्यों हुआ, मैंने बताया। इंडस वैली के लोग धीरे धीरे करके कहाँ शिफ्ट हुए? तमिलनाडु, साउथ इंडिया। और उनकी जगह किसने ली ऊपर? आर्यंस ने, जो बाहर से आए थे, जिनकी लैंग्वेज है प्रोटो इंडो यूरोपियन, राइट। अच्छा, जो साउथ इंडिया में शिफ्ट हुए तमिलनाडु में, द्रविडियंस, मैंने आपको मेरी इंडस वैली वाली वीडियो में दिखाया भी था, तमिलनाडु गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, है ना, फिर दिखाता हूँ आपको। ये है तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक स्टडी, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और तमिल लैंग्वेज को कंपेयर किया गया है ना। इसको मैंने बताया डिटेल में लास्ट वीडियो में। मैंने वहाँ पे हमको तमिलनाडु में ही किलाड़ी या कीजाड़ी मिलती है, और यही तमिलनाडु गवर्नमेंट में के जो डॉक्यूमेंट है, स्टडी इसमें दिखाया ना कैसे है, देखिए कि कैसे माइग्रेशन जो है ऊपर से लेके नीचे हो रहा है। ये ऊपर का जो रीजन है, यहाँ से माइग्रेट करके वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखेंगे ना क्या लिखा है, इसको लिखा है द्रविडियन लॉन्ग मार्च फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ इंडिया, है ना। तो एक लॉन्ग मार्च थी, इतने ऊपर से लेके वो धीरे धीरे करके नीचे मूव करे, तो ये सब है। तो हमने देखा भाषा को, कि कैसे भाषा से पता चला कि एक ग्रुप कहाँ से आया, है ना। हमने देखा कि हमारा ऋग्वेद की जो भाषा है वो ईरान के जैन व्यवस्था से एकदम मिलती जुलती है, और दोनों के कॉमन लिंक्स मिल रहे हैं हमको बीएमएसी से। और सिर्फ बीएमएसी नहीं मिल रहे हमको, बीएमएसी जो है और जो कॉमन लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज हमको मिल रही है कहाँ? सीरिया, टर्की, ईरान के पास, मितानी में। तो हमने भाषा से एक लिंकेज लिया। पर सिर्फ हम भाषा के आधार पर बोलेंगे क्या कि आर्यन बाहर से आए? नहीं। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कि एकदम से सिविलाइजेशन इंडस वैली की गायब ही हो गई, एकदम से नई सिविलाइजेशन आती है, कुछ नया लेके आती है, सिमेट्री एच आ गया, अर्न बरियल हो रहा है, पूरा सिस्टम बदल गया। तीसरा, डीएनए, बात करते हैं डीएनए की। द्रविडियन इंडियंस का डीएनए कुछ और बोलता है, आर्यन डीएनए कुछ और बोलता है, जिसको हम R1A1 बोलते हैं। तो ये मैंने अपनी फिर बताते हैं इंडस वैली वाली वीडियो में, कि हमको एक महिला की बॉडी मिली थी, कहाँ पे? राखीगढ़ी में, हरियाणा। और इसके अंदर वो डीएनए था ही नहीं। कौन सा डीएनए? जो आर्यंस में है, ये R1AZ93 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये डीएनए। अच्छा, हमको और भी बॉडीज मिली, तो उनमें भी कुछ ना कुछ जो हमको डीएनए मिले ना, वो हमको, जो इंडस वैली के थे उसमें डीएनए वो नहीं था जो आर्यंस में था। हमको आर्यंस की भी बॉडी मिली जो बाहर से आए थे, पर उसमें यूजुअली मेल्स ही मिले हमको। तो हमको ऐसा हम लगता है कि यूजुअली बहुत सारे मेल्स माइग्रेट किए, फिर उन्होंने लोकल फीमेल से शादी करी और रिप्रोड्यूस किया, जो कुछ भी है। तो हमको मेन एक डीएनए में भी डिफरेंस मिलता है। बता दूं कि ये डीएनए जो है ना, R1AZ93Y डीएनए, यही टाइप का डीएनए हमको मिलता है यूरोपियंस में भी, है ना, यूरोपियंस में भी। ऐसा नहीं, साउथ इंडिया में भी मिलता है, पर साउथ इंडिया में मेजोरिटी में नहीं मिलता, राइट। तो इस तरह से हमको एक और रीजन मिला। तो एक होगा हमारा लैंग्वेज, एक हो गया हमारा क्या, डीएनए, एक हो गया हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर बात करें तो एक चौथी चीज और है जो हमको बताती है कि ये हुआ होगा, और वो है हमारा क्या,
वो है लिटरेरी एविडेंस, टेक्सचुअल एविडेंस जो हमको मिलते हैं वेद में, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कई सारे ऐसे हाइम्स है, ऐसे मंत्र है जो बताते हैं हमको। जैसे ऋग्वेद के मंडल 2:20 और 2.20.6 में हमको दिखता है कि वो बात कर रहे हैं इंद्र के ना, ही द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज पुरंदर स्मोड दस्यु। दस्यु मतलब वो बोलते हैं दस्यु लोकल लोगों को, जो द्रविडियन है उनको दस्यु बोल रहे हैं, और इंद्र को बोल रहे हैं कि वो डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज है। सिटीज कौन से शहर को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो, राइट। तो उसको लोग कहते हैं कि ये बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन की, है ना। वो बात कर रहे हैं कि दस्यु जो है वो नॉन आर्यन लोग है, और उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अच्छा, अब जैसे अब आपने देखा था कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, वो चारों तरफ दीवार से बनी हुई शहर थी, फोर्टिफाइड सिटी थे, फोर्टिफाइड। तो जो शब्द है ना पुरंदर, जो इंद्र को बोल रहे हैं पुरंदर, तो पुरंदर का मतलब ही होता है क्या, किले को तोड़ने वाला, पुरंदर, है ना। तो पुर इन ऋग्वेद ऑफर मीन्स फोर्ट या एनक्लोजर या सेटलमेंट, है ना। पर जरूरी नहीं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हो, पर हमको एक लिंक मिलता है कि वहां पे जो इंद्र है, जो लीडर है, लीडर इंद्र जो आर्यंस का है, वो शहरों को तोड़ रहा है, वो पुरंदर है, वो डिस्ट्रॉयर है ना। उसी तरह ऋग्वेद में 6.27.5 में हमको एक श्लोक मिलता है, श्लोक या मंत्र क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। इसका ट्रांसलेशन है कि when O Indra you helped at Harupriye breaking the forts and scattering the Dasyu। अब ये कहते हैं कि आपने हरुप्रिय का जो किला है उसको तोड़ने में मदद करी। अब कई आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो हरुप्रिय है ना, ये हरुप्रिय से ही बाद में नाम पड़ा हड़प्पा का। हड़प्पा क्या है कि हमने हड़प्पा नाम क्यों रखा, क्योंकि जिस जगह पे खुदाई हुई वहां पे एक गांव था, उस गांव का नाम हड़प्पा था, तो हमने उस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोल दिया। तो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि उस गांव का नाम इतने लंबे समय तक हड़प्पा बचा रहा, कहीं ना कहीं वो हरुप्रिया का बिगड़ा हुआ शब्द है। ऐसा गारंटी नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि ऋग्वेद में जो लिखा है ना हरुप्रिय, और फिर हमको मिलते हैं हड़प्पा, तो हो सकता है कि वो सेम हो सकता है, कोई गारंटी नहीं इसकी। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए कि ऋग्वेद के मंडल 1.32 में लिखा हुआ है कि कैसे इंद्र ने पानी को छुड़ाया दुष्टों से, है ना। जिसमें एक दुष्ट का नाम लिया है व्रता, जो एक शैतान है, सरपेंट है, सांप है, डेमन है। उसमें लिखा है कि इंद्र किल्ड व्रता हु हेल्ड बैक द वाटर्स, है ना। ही स्मोट द सरपेंट व्रता रिलीज द इम्प्रिजन्ड वाटर एंड रिवर फ्लोड। मतलब आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में डैम्स का था कि बड़े 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 थे, छोटे छोटे चेक डैम्स पानी को रोकने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बड़ी बड़ी वर्ल्ड सिटीज बनी थी। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इंद्र ने पानी को आजाद किया उस चीज को तोड़कर, राइट, और फिर नदी में फिर से पानी बहा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि क्लैशेस तो हुए थे, और स्टार्टिंग में क्लैशेस किस लिए हुए थे, पानी के लिए। हो सकता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आईवीसी, यहाँ बहुत सारे शहर है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, मल्टीपल शहर हो गए, और स्टार्टिंग में वैदिक लोग कई यहाँ पे आके बसे। अब बहुत सारा पानी पे इनके डैम है, तो पानी जो है वो यहाँ तक फ्लो हो नहीं पा रहा है, तो उस पानी के फ्लो के लिए इन्होंने लड़ाई करी और वो डैम्स को तोड़ा ताकि पानी इन तक फ्लो हो। तो ऐसा मानते हैं, जरूरी नहीं है, पर ऐसा इससे करते हैं इंटरप्रेट। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है, क्योंकि ऋग्वेदिक किताबें, लेटर वैदिक किताबें एक रिलीजियस टेक्स्ट है, और हम रिलीजियस टेक्स्ट से हिस्ट्री कभी भी बना नहीं सकते, बनाना भी नहीं चाहिए। हाँ, हम सिर्फ एक लिंक निकाल रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें मेंशन की गई हो, है ना। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे आउटपोर्ट वाटर, और इंदिरा बाई स्माइट सेट फ्री द रिवर, है ना। तो ऐसे मल्टीपल जो उनके मंडल है ऋग्वेद के, उन सब में लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने पानी को आजाद करवाया दस्यु से, है ना। जैसे आप यहाँ देखिए कि, और अपन बात करते हैं तो ऋग्वेद के 1.33.10 में कि इंदिरा फॉट द कैटल हिडन बाय दस्यु एंड ब्रॉट देम बैक। मतलब जो जानवर थे जो दस्यु के पास रखे हुए थे, उसको इंदिरा ने वापस लेके आया। ऋग्वेद में एक शब्द है जिसको बोलते हैं गविस्थी। गविस्थी मतलब
ये क्या है? यह है बैटल फॉर काउस। मैंने बताया था कि ऐसा बोलते हैं कि रशिया के नीचे से जो बीएमएसी रीजन है, वहां से लोग बहुत सारे कैटल्स लेके आए, गाय और भैंसे, ये जितने भी कैटल्स है। पर वो कैटल्स इंडिया का जो वेदर है उसको सहन नहीं कर पाए, वो मर गए। तो जब वो वेदर सहन नहीं कर पाए तो इन्होंने लोकल कैटल्स को लेना चालू किया, और लोकल कैटल्स लोकल लोगों के पास थी, इसलिए लड़ाई हुई गविस्थी, है ना, बैटल फॉर काउस। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि इंद्र ने दस्यु से उनकी छुपाई हुई गायों को वापस लेके आए, है ना, दस्यु, जिनको डिस्क्राइब करते हैं डार्क स्किन लोग, है ना। फिर ऋग्वेद में 6.28.4 में, ओ काउस, यू did not perish when the Dasyu took you, Indra gave you back, the sun watched over you। इस तरह की हाइम्स है ना। इंद्रा smote Dasyu and freed the cattle, इंद्रा destroyer of Dasyu, winner of cattle, you have strengthened this Aryan। तो इस तरह से चीजें हमको मिलती सिमिलरिटी। तो इन्हीं सिमिलरिटी के चलते हम बोलते हैं कि हाँ, और बहुत सबूत मिले, है ना। क्या क्या देखा हमने? लिटरेरी या टेक्सचुअल एविडेंस जो हमको मिलते हैं वेदों में, फिर डीएनए स्टडी, फिर देखते हैं क्या आर्किटेक्चरल स्टडी जिसमें हम देखते हैं किस तरह से, सॉरी आर्कियोलॉजिकल स्टडी जिसमें हम देखते हैं किस तरह से वो लोग नॉर्थ से साउथवर्ड मूवमेंट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें हमको किजाड़ी या किलाड़ी जो तमिलनाडु में है उसमें मिलती है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी स्टडीज में इसको प्रॉपर से बताया भी है। और लैंग्वेज, कि हमको कैसे आर्यन लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, इनका लिंकेज मिलता है कहाँ से? ईरान से भी, मितानी से भी, यूरोप से भी, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से। तो हम एंड करते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माइनिंग ह्यूमैनिटी। इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह की हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।